फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप सभी को आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आवर मोटो इज यूपीएससी विदाउट फियर। मीन्स आपको यूपीएससी अगर देना है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस डर को भगाने के लिए आपको लॉट्स ऑफ एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा दोस्तों। इफ़ यू पुट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन देर इज़ नो नीड टू फियर। सो दैट इज़ वाई यूपीएससी विदाउट फियर। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आनंद मोहन और मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। तीनों बार में मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया और इस कारण से मैं आप सभी को प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करने के लिए आया हूँ। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा और अगर इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ साथ, तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एज, मेगालिथ्स एंड संगम एज। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द प्लेसेस तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड कलिंगा वेर वेल नोन एज। देखिए दोस्तों, जो मौर्यन एम्पायर था ना, उसके ये प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंगा। देखिए, कलिंगा है उड़ीसा के आसपास, सुवर्णगिरी कर्नाटक में है, उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में है और तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है। तो ये देखिए, प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लीजिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिंदुसार। देखिए, जो मौर्यन एम्पायर था उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा हो गया बिंदुसार और उनका बेटा हो गया अशोक। और इसके आगे भी चलता है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं है। खैर देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिंदुसार। बिंदुसार वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, यही गलत हो गया क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे। ही सपोर्टेड द रिलीजियस सेक्ट कॉल्ड अजीविकास, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। बिंदुसार ने अजीवक या अजीविका ये रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था और अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। तो देखा जाए तो तीनों ही जो रूलर्स थे उन्होंने हेट्रोडॉक्स जो सेक्ट्स थे वो अडॉप्ट कर लिया। हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीविका, चारवाक, ये सब हेट्रोडॉक्स हो गए। ठीक है। तो सेकेंड सही है। ही रिसीव्ड डाइमाकस एज एम्बेसडर फ्रॉम सीरियन किंग एंटियोकस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि बिंदुसार के टाइम में सीरिया इत्यादि से, सीरिया और ग्रीक इत्यादि से काफ़ी ट्रेड भी होता था और वहाँ के एम्बेसडर इंडिया में भी रहते थे। और डाइमाकस जो है वो सीरियन किंग एंटियोकस का एम्बेसडर था ये बिंदुसार के कोर्ट में। फिर देखिए, ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, यानी बिंदुसार डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये गलत है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। तो फोर्थ गलत है, फर्स्ट गलत है। 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऐसे मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए और खुद आप एक एक स्टेप आगे चल करके गेस लेते रहिए कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़िएगा दोस्तों पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकास धम्मा। अशोक के धम्म नीति के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों ये गलत है। उसकी जो पॉलिसी, देखिए, अशोका ने खुद के लिए बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, बट ऐसा नहीं है कि वो जो धम्म नीति थी वो बिल्कुल बुद्धिज्म पर ही आधारित थी। ठीक है, या फिर सिर्फ बुद्धिज्म से ही रिलेटेड थी, ऐसा नहीं है। ये इन जनरल लाइफ से रिलेटेड थी कि लोगों को अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है,
तो ये गलत है। फिर देखिए, टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर देखिए, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट इट्स धम्मा, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। देखिए, जो अशोक था, अशोक ने जब कलिंग वॉर लड़ी तो कलिंग वॉर में खूब सारे लोगों का डेथ हो जाने के बाद उसने खुद के लिए बुद्धिज्म अपना लिया, ये खुद के लिए, और पूरे किंगडम के लिए उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जिससे धम्मा बोला गया। इसमें ये धम्मा में से कुछ चीज़ें बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, पर सारी की सारी चीज़ें बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। अब इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कराने के लिए उसने धम्म महामता अपॉइंट किए, जो कि पूरे किंगडम में जाकर के लोगों को अशोका के धम्म के बारे में बताते थे। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर विल बी बी। अब इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि द वेरियस मॉडर्न प्रोविंसेस वेर प्लेस्ड अंडर गवर्नर्स हु वर जनरली नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली। देखिए, स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। जो प्रोविंसेस थे, जैसे मैंने आपको बताया, उज्जैन, तक्षशिला, ठीक है, सुवर्णगिरी या फिर कलिंगा, तो इसके जो गवर्नर्स होते थे ना, वो किंग के बेटे ने प्रिंसेस को ही इनका गवर्नर बनाया जाता था। यहाँ तक कि जब बिंदुसार जब राजा थे तो अशोक जो है वो उज्जैनी के गवर्नर थे। तो इसी से आपको पता चलता है कि प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे वे रॉयल फैमिली से थे, ना कि नहीं थे। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर देखिए, द मौर्यंस आर नोन टू हैव ओपनड अप वर्जिन लैंड्स फॉर कल्टीवेशन इन ऑर्डर टू मीट वेरियस एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। एक्चुअली देखिए, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें इस सब के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है कि जो राजा है उसको नए नए गांव बसाने चाहिए। तो नए गांव कैसे बसाएंगे? जो जंगल है, जंगल काट करके, और जिस जमीन पर कभी पहले खेती नहीं हुई उस पर खेती करके ही नए गांव बसाए जा सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर विल बी बी, 2 ओनली। इसको पढ़ लीजिए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following statements are correct regarding the rule of चंद्रगुप्ता II? चंद्रगुप्त II ये गुप्त वंश के रूलर है, इनके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, देवगुप्ता, देवराज, सिंह विक्रम आर द टाइटल्स assumed by him. He was the first Gupta ruler to issue silver coins. अब देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, जब चंद्रगुप्त II जो थे उनसे पहले भी गुप्त वंश की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उनके पहले के जो गुप्त वंश के जो राजा थे वो लोग बेसिकली वे लोग जो है वो छोटे छोटे टाइटल्स यूज करते थे, ठीक है, स्मॉल टाइटल्स यूज करते थे, जिससे ये पता चलता है कि उनका राज्य अभी उतना बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त II ने अपने राज्य को काफ़ी फैला दिया और फिर उन्होंने बड़े बड़े टाइटल अडॉप्ट कर लिए, देवगुप्त, देवराज, सिंह विक्रम इत्यादि, ठीक है। विक्रमादित्य भी उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है, विक्रमादित्य, जिससे ये पता चल सके कि इनका राज्य काफ़ी बड़ा है और इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे राजा हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, ये भी स्टेटमेंट दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके पहले से ही गोल्ड कॉइन तो चलन में आ रही थी, लेकिन ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने फिर से सिल्वर कॉइन भी इशू किया। इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्षेत्र मतलब पास्टोरल लैंड, खिला मतलब वेस्टलैंड, और अप्रहाता मतलब जंगल और वेस्टलैंड। तो देखिए, क्षेत्र मतलब पास्टोरल लैंड नहीं होता है दोस्तों,
क्षेत्र मतलब होता है कल्टीवेबल लैंड। पास्टोरल लैंड मतलब जिसमें गाय बकरी ये सब चरेंगी, ठीक है। कल्टीवेबल लैंड जहाँ खेती होगी। तो क्षेत्र मतलब कल्टीवेबल लैंड होगा। गुप्ता पीरियड के आधार पर हम लोग बात करें। फिर देखिए खिला, खिला मतलब वेस्टलैंड, बिल्कुल सही है ये। खिला मतलब वेस्टलैंड। फिर अप्रहाता मतलब जंगल, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मतलब देखिए जो जमीन है ना उसको कैसे कैसे बांटा जा रहा है। क्षेत्र मतलब कल्टीवेबल लैंड, ठीक है। खिला मतलब वेस्टलैंड, अप्रहाता मतलब जंगल। इसके अलावा एक होती थी बस्ती या वस्ती, ठीक है। वस्ती मतलब हो जाएगा हैबिटेबल लैंड, यानी जहाँ लोग बसाए जाएंगे। आज भी होती है ना बस्ती, तो उसी से समझ लीजिए वस्ती मतलब हैबिटेबल लैंड, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा गपाता सराहा। गपाता सराहा, गपाता सराहा मतलब हो जाएगा पास्टोरल लैंड। अब आप बोलेंगे ये सब याद करना पड़ेगा, तो जी सर याद करना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन आपके पास जब ना हो तो याद ही तो करना पड़ेगा ना। फिर क्षेत्र मतलब याद रखिए कल्टीवेबल लैंड, खिला वेस्टलैंड, अप्रहाता जंगल, वस्ती हैबिटेबल लैंड और गपाता सराहा पास्टोरल लैंड। ये याद करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। जैसे वस्ती मतलब तो हैबिटेबल लैंड पता चल ही रहा है, ठीक है। गपाता सराहा थोड़ा अजीब सा है, तो फिर इसको याद कर लीजिए, गपाता सराहा पास्टोरल लैंड, गपाता सराहा पास्टोरल लैंड, ऐसे 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र वैसे भी खेत को क्षेत्र ही कहा जाता है, तो क्षेत्र मतलब कल्टीवेबल लैंड, ठीक है। बाकी खिला मतलब वेस्टलैंड, खिला मतलब वेस्टलैंड और अप्रहाता मतलब जंगल। तो देखिए पहला यहाँ पर गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। इसको पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग समुद्रगुप्त एज द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला है कि द मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज रेन, ये बिल्कुल गलत है। देखिए समुद्रगुप्त के लिए एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ऐसा था कि अशोक ने ये पिलर पहले ही बनवा रखा था और समुद्रगुप्त ने क्या किया, उसी पिलर पर अपने बारे में लिखवा दिया, ठीक है। तो यही कहानी है। और इस पर लिखने वाले जो पोएट थे वो थे हरिसेन। तो अब आगे क्वेश्चन में अगर ये आता है तो आपको ध्यान में रखना है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस पर लिखने वाले कौन है, हरिसेन। हरिसेन पोएट है जो संस्कृत के पोएट हैं, ठीक है। बट ये मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों, ये काट दीजिए। फिर देखिए हरिसेन एंड कालिदास वेर कोर्ट पोएट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। देखिए कालिदास समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट नहीं थे, कालिदास कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त टू के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए ही अंडरटुक द फेमस दक्षिण पथ एक्सपेडिशन अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। तभी उनको दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साउथ इंडिया के बहुत सारे राजाओं को हरा दिया था। और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, यहीं पर लिखी गई, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर लिखी गई, जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। अब देखिए पूछा जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वेर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त टू थे उनके कोर्ट में इनमें से कौन कौन थे दोस्तों, चरक थे। चरक कौन थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है। सुश्रुत भी डॉक्टर थे लेकिन इनको आप सर्जन कह सकते हैं, यानी ये शल्य चिकित्सा करते थे, ऑपरेशन वगैरह करते थे। कालिदास एक पोएट थे। ये तीनों ही चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में एक्चुअली 9 रत्न थे, देखिए। तो 9 रत्न में से 3 रत्न तो यही हो गए, बाकी 6 रत्न और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से एसोसिएटेड थे दोस्तों।
इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखिए हम लोग 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। दोस्तों ये गलती नहीं करनी। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि किसी किंगडम के जो फेमस रूलर हैं उसी को उसका फाउंडर मान लेते हैं, ये गलत है। जैसे कि चोल डायनेस्टी का अगर मैं फाउंडर पूछूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि राज राजा चोल या राजेंद्र चोल, ये गलत है। चोल डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था विजयालय, विजयालय चोल। उसी तरह से सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बहुत लोग गौतमी पुत्र सतकर्णी बोलेंगे, बट ये गलत है। इनके फाउंडर का नाम था सिमुगा, सिमुका नाम था, सिमुका। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर देखिए द सातवाहन रिटेन्ड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ अशोकन टाइम्स। ये तो नेचुरल सी बात है कि जैसे आगे की कोई भी डायनेस्टी आएगी तो पहले की डायनेस्टी के कुछ तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उसको प्रिजर्व भी रखेगी अनटिल अनलेस कि वो उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज लाए। ठीक है, कुछ जो यूनिट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वो ज्यों की त्यों रहेंगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर देखिए द लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ए ग्राम विच वॉज अंडर द चार्ज ऑफ ए गौलमिका। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको ग्राम बोलते थे और ग्राम के हेड को हम लोग गौलमिका बोलते थे, गौलमिका। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्राम सबसे छोटा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसका हेड हो जाएगा गौलमिका। फिर देखिए सातवाहन्स इश्यूड मेनली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ये गलत है दोस्तों। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ठीक है, गुप्ता के टाइम में मेनली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स था। सातवाहन के टाइम में मेनली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स नहीं था दोस्तों। इनके टाइम में मेनली था आपका लीड का कॉइन। लीड का कॉइन मेन था सातवाहन के डायनेस्टी में। ठीक है, तो सातवाहन डायनेस्टी में क्वाइनेज से रिलेटेड खास बात क्या है कि मेन क्वाइनेज था लीड का, लीड का। गोल्ड और सिल्वर का मेन नहीं था, मेन था लीड का। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों कि सातवाहन के फाउंडर थे सिमुका। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट ग्राम जिसके हेड हो गए गौलमिका, और क्वाइन में मेन था लीड का क्वाइन। तो फोर्थ काट दीजिए, 1 काट दीजिए, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए विच चालुक्य रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज दक्षिण पथेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज। देखिए दोस्तों आपके को डाउट होना चाहिए तो सिर्फ पुलकेशिन 1 और पुलकेशिन 2 में होना चाहिए, ये सब में नहीं होना चाहिए। क्योंकि चालुक्य के जो मेन रूलर थे वो पुलकेशिन थे, बहुत ही फेमस रूलर थे, लेकिन वो पुलकेशिन 1 नहीं थे दोस्तों, पुलकेशिन 2 थे। तो इस तरह से आप याद रखिए, 10 का हो जाएगा बी, पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को भी हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन 2 के बारे में हमें पता चलता है आईहोल इंस्क्रिप्शन से, आईहोल इंस्क्रिप्शन से। और आईहोल इंस्क्रिप्शन पर लिखने वाले कवि का नाम है रवि कृति। जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पर किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है, वैसे ही आईहोल इंस्क्रिप्शन पर रवि कृति ने लिखा। रवि कृति पुलकेशिन 2 के पोएट हो गए। ठीक है, और रवि कृति ने क्या लिखा आईहोल इंस्क्रिप्शन पर कि हर्ष आए दक्षिण में हर्ष खोजने और अपना हर्ष खो बैठे हैं। ठीक है, यानी मतलब वो हार गए तो उनका हर्ष खत्म हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी, पुलकेशिन 2। आइए इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। फिर 11th क्वेश्चन देखते हैं। फीचर है खरोष्टी, इस इधर फीचर दिया हुआ और इधर ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में कहा गया है कि ग्रीक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया, ये गलत है दोस्तों। खरोष्टी स्क्रिप्ट बेसिकली अफगान, ईरान
इस पार्ट से आई है इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर प्रियम्बल ऑफ अशोकन एडिक्ट्स जो था, अशोका ने ईरान से यानी उस टाइम के पर्सिया से काफ़ी बेसिकली ये मतलब इन्फ्लुएंस थे। इनफैक्ट जो अशोक ने बड़े बड़े पिलर्स बनाए, वैसे पिलर्स पहले इंडिया वगैरह में कहीं नहीं थे, वो ईरान में ही थे, ईरान के पर्सिपोलिस में थे। तो ये सेकेंड आपका सही है कि अशोकन एडिक्ट्स का जो प्रियम्बल है वो कहीं ना कहीं ईरान से इन्फ्लुएंस था, तो सही है। फिर देखिए एक्सटेंसिव यूज ऑफ एलिफेंट्स इन आर्मी, तो ये नंद डायनेस्टी के द्वारा किया जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए हॉर्स चैरियट्स वैदिक पीपल यूज करते थे, क्योंकि वैदिक पीपल कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया वगैरह से आए थे। ठीक है, और वहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल काफ़ी होता था। ठीक है, तो कुछ तो खुले घोड़े यूज करते थे, मतलब सिंगल घोड़े, और फिर कुछ लोग हॉर्सेस को चैरियट्स में बांध करके यूज करते थे। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, इसका डी ऑप्शन मार दीजिए। आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म शुल्भ सूत्र जो है ये बौद्धायन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक्चुअली तो देखिए कई सारी शुल्भ सूत्र लिखी गई है दोस्तों, बट बौद्धायन के द्वारा जो शुल्भ सूत्र की रचना की गई है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बौद्धायन वाली रचना में जो बौद्धायन की रचना शुल्भ सूत्र में एक थ्योरम है, और उसी थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम लिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम है ना कि जैसे ये साइड है ए, ये बी है और ये सी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये सब नहीं सीखना है। ठीक है, वैसे तो सी सेट में हेल्प हो सकता है आपको, बट वो यहाँ बताने का पर्पस ये है कि बौद्धायन की जो रचना है शुल्भ सूत्र, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही दिया हुआ है। तो अब अगर कोई पूछेगा कि शुल्भ सूत्र किससे रिलेटेड है, तो आप सीधे मार देंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड है, क्योंकि आपको तो एक एग्जाम्पल भी मैं दे दिया। तो ऑप्शन बी मार दीजिए। 13th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर वाज एन एनॉर्मस गैप बिटवीन द वेजेस पेड टू द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मॉडर्न एम्पायर। दोस्तों मॉडर्न एम्पायर में जो सैलरी दी जाती थी वो पाणा में दी जाती थी। पाणा एक टाइप का कॉइन हो गया, मान लीजिए सिल्वर कॉइन। ठीक है, तो जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, जो बड़े बड़े जो ऑफिसर होते थे, उनको 40,000 50,000 पाणा दिए जाते थे ऐसे, और जो बहुत छोटे ऑफिसर हो गए उनको 60 पाणा दिए जाते थे। तो आप देख सकते हैं ना काफ़ी गैप है ना, एक तरफ आपको 60 रुपये मिल रहे हैं एक आदमी को सैलरी, और एक आदमी को 50,000 सैलरी मिल रही है, तो डिफरेंस काफ़ी था, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए कि पति वेदक एंड पुलिसानी वेर ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड बाय द किंग टू ओवरसी अपॉइंटमेंट्स टू द लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। तो देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो पति वेदक और पुलिसानी जो ऑफिसर्स थे ये क्या करते थे, लोगों के बीच घूमते थे, लोगों के बीच घूमते थे और पूछते रहते थे कि राजा कैसा है, बताओ तो राजा कैसा है। मतलब ये राजा के एजेंट की तरह नहीं घूमते थे, मतलब आम लोगों में घुल मिल जाते थे और उनसे उनसे राजा के बारे में ओपिनियन पता करते थे और उसको आकर के राजा को बता देते थे। मतलब किंग को ये लोग पब्लिक ओपिनियन से रूबरू रखते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। पति वेदक और पुलिसानी हमेशा याद रखिएगा कि ये किंग को पब्लिक ओपिनियन से रूबरू कराते थे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ए। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। फिर 14th पर आते हैं। Which of the following phrases defines अर्धसीतिकाज एंड स्ववीर्योपजीविंस? अर्धसीतिकाज एंड स्ववीर्योपजीविंस। तो देखिए दोस्तों अर्धसीतिकाज और स्ववीर्योपजीविंस बेसिकली शेयर क्रॉपर्स होते थे।
मौर्यन रूल के अंतर्गत जैसे लैंड दिया जाता था किसानों को, ऐसा माना जाता था कि लैंड का जो स्वामी है वो है किंग। तो किंग अगले को दे रहा है जमीन, तो जमीन पर वो खेती करेगा तो उसका एक पार्ट तो किंग लेगा और दूसरा पार्ट जो है वो जो खेती कर रहा है वो लेगा। अब कितना शेयरिंग होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसा जमीन दिया जा रहा है और जमीन पर क्या कुछ और सुविधाएं भी किंग के द्वारा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। जैसे अगर जमीन पर ये जमीन के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था भी दी जा रही है, इरिगेशन भी दिया जा रहा है, तो किंग उसका ज़्यादा बड़ा शेयर लेगा। अगर सिंचाई के साथ बीज बैल इत्यादि भी दे रहा है तो और बड़ा हिस्सा लेगा। तो इसी तरीके से जो शेयर क्रॉपर्स होते थे यानी जिनको जमीन बांटा जा रहा है उनका भी कैटेगरीज था। उन्हीं कैटेगरीज में से है अर्धशीतिकाज और स्ववीर्योपजीविंस। तो ये आपको टर्म याद रखना है कि अर्धशीतिकाज और स्ववीर्योपजीविंस कौन थे, तो ये लोग शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स हु वर्कड ऑन स्टेट ओन्ड लैंड्स, मतलब जो राज्य का जो जमीन था उस पर खेती करने वाले शेयर क्रॉपर्स को अर्धशीतिकाज और स्ववीर्योपजीविंस कहा जाता है। ये सब अलग अलग टाइप के शेयर क्रॉपर्स थे, बट उतना आप छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि अर्धशीतिकाज और स्ववीर्योपजीविंस शेयर क्रॉपर्स थे। बी मार दीजिए। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द इंडो ग्रीक्स इन द पोस्ट मॉरियन पीरियड। पोस्ट मॉरियन पीरियड में आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, फिर आए सकाज, फिर आए प्रतिहाराज और फिर आए कुषाणाज। ठीक है, तो इंडो ग्रीक के बारे में बात किया जा रहा है। वन ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन नागसेनस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हा। ठीक है, तो देखिए नागसेन ने जो मिलिंद पन्हो बुक लिखी थी, ठीक है, मिलिंद पन्हो का मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। और मिलिंद कौन है, तो मिलिंद मिनेंडर का इंडियन नाम बना दिया यहाँ के लोगों ने। मिनेंडर कौन था, एक इंडो ग्रीक था। जब ये मिनेंडर इंडो ग्रीक इंडिया में आया, ठीक है, तो उससे वो नागसेन से मिला, ठीक है, और उससे उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, और सभी सभी क्वेश्चंस का आंसर जब नागसेन ने दे दिया तो मिनेंडर जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गया, ठीक है, और इसी को नागसेन ने अपने बुक मिलिंद पन्हो में लिखी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि वन ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन नागसेनाज बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो। तो ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन यह इनकरेक्ट पूछ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इंडो ग्रीक्स कंटिन्यूड टू द मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ इशूइंग गोल्ड कॉइन्स फॉर स्टेट यूज। देखिए दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स जो है काफ़ी मात्रा में इशू किए थे, बट वो मॉडर्न ट्रेडिशन को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, उन्होंने खुद का ट्रेडिशन शुरू किया। इनफैक्ट इंडो ग्रीक्स वो फर्स्ट रूलर्स हैं इंडिया में जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किया। उसके पहले मॉडर्न किंगडम में गोल्ड कॉइन्स उतना ज़्यादा यूज नहीं होता था दोस्तों, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन यूज होता था। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा। वैसे हम लोग और स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। द ग्रीक रूल इज मेमोरेबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो ग्रीक फीचर्स है ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, कहाँ पर, आपके गंधार आर्ट में, गंधार आर्ट में, ठीक है। गंधार आर्ट कहाँ डेवलप हुआ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अफगानिस्तान के आसपास डेवलप हुआ, ठीक है। तो गंधार आर्ट में हेलेनिस्टिक फीचर्स कहाँ से है, तो ग्रीक रूल से है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए, द बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन शो केसेस दैट इंडो ग्रीक रूलर्स वेर टॉलरेंट टू एंड इवन एडॉप्टेड हिंदुइज्म। देखिए बेस नगर में जो एक इंडो ग्रीक रूलर था उसने क्या बनवा दिया, गरुड़ पिलर बनवाया। गरुड़ विष्णु का वाहन है, आपको पता है। तो इससे पता चलता है कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे वो सिर्फ इंडियन रिलीजन से सहिष्णु ही नहीं थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि चलो टॉलरेट कर लेंगे लेकिन मेरा अपना खुद का और रिलीजन होगा। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने हिंदुइज्म को ही अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, यानी इंडिया के रिलीजन को ही वो लोग अडॉप्ट करते गए। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बट हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सही नहीं गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए, एक एक लाइन करके पढ़िए, 1 से 2 मिनट लगेगा, इसको पढ़िए। चलिए 16th क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। कहा है कि तोलकप्पियम इज ए ट्रिटाइज ऑन ग्रामर एंड पोएटिक्स। ये बिल्कुल सही है। तोलकप्पियम एक संगम लिटरेचर की बुक है जो कि ग्रामर और पोएटिक्स के ऊपर है। आपको बता दें कि जो साउदर्न किंगडम्स थे, चोल, चेर और पंड्या, ये तीनों मिल करके इन लोगों ने टोटल 3 संगम ऑर्गेनाइज किए थे। 1 2 3, 3 संगम ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें से संगम का मतलब है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं उन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो है काफ़ी सारे ग्रंथ वगैरह लिखे गए। ठीक है, जिसमें से पहले संगम में क्या क्या लिखा गया वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, पहले संगम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता दोस्तों। दूसरे संगम से बस एक बुक प्राप्त होती है जिसका नाम है तोलकप्पियम, और बाकी जितनी भी बुक्स है, शिलापदिकरम, ठीक है, या मणि में कलाई, ठीक है, ये सारे कुछ जो है वो थर्ड संगम से प्राप्त होती है। तो सेकेंड संगम से सिर्फ एक बुक तोलकप्पियम, फर्स्ट संगम से कुछ भी नहीं, और बाकी सारी जो संगम लिटरेचर है वो थर्ड संगम से हम लोग को प्राप्त होती है। बट ठीक है, तो चलिए, तोलकप्पियम क्या है, ग्रामर और पोएटिक्स के ऊपर एक बुक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दोस्तों। दूसरे को देखिए, तोलकप्पियम इज द ओनली बुक सर्वाइविंग फ्रॉम द फर्स्ट संगम, ये गलत है। अब आप सुनेंगे ना ओनली बुक सर्वाइविंग फ्रॉम, तो वही सही मार देंगे, लेकिन फर्स्ट संगम नहीं, सेकेंड संगम। फर्स्ट संगम से तो कुछ भी सर्वाइव हुआ ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो सेकेंड को काट देंगे आप लोग। इसी टाइप की गलती करते हैं लोग, ओनली बुक सर्वाइविंग फ्रॉम कहीं पढ़ा हुआ होगा एनसीईआरटी में, बट ये याद नहीं होगा कि फर्स्ट संगम की सेकेंड संगम, तो उसको सही मार देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर देखिए शिलापदिकरम रिटेन बाई सीतालई सत्यनार, ये गलत है दोस्तों। शिलापदिकरम किसने लिखा था, इलांगो अडिगाल ने। शिलापदिकरम किसने लिखा था, इलांगो अडिगाल ने। और ये सतनार ने लिखा था मणि में कलाई। देखिए शिलापदिकरम में इस बुक में बेसिकली कोवलन, माधवी और कन्नगी की कहानी है। कोवलन और माधवी से जो बेटी हुई, उस बेटी की कहानी एक दूसरे बुक में लिखी गई है जिसका नाम है मणि में कलई, और इस मणि में कलई के ऑथर हैं सीतालई सत्यनार। मणि में कलई के ऑथर है सीतालई सत्यनार, लेकिन शिलापदिकरम के ऑथर कौन है, इलांगो अडिगाल। इलांगो अडिगाल आपको एकदम याद रख लेना है दोस्तों। आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे, कुछ भी लग रहे होंगे, बट ये सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं, अगर इसको आप गलत करके आते हैं तो फिर आपने क्राइम कमिट किया है दोस्तों। चलिए, तो सेकेंड स्टेटमेंट फिलहाल यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी ए, 1 ओनली। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेंगे। चलते हैं 17th क्वेश्चन में, कि विथ रेफरेंस टू द संगम पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन स्टेटमेंट्स को देखिए, हेरिडेटरी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द संगम एज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि उस टाइम जो भी लोग राजा रहते थे तो वो अपने बेटे को ही राजा बनाते थे, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। फिर दूसरा देखिए, द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज द टैक्स ऑन फॉरेन गुड्स। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड हो रहा हो तो इसका मतलब वहाँ उस राज्य में भी तो कुछ ट्रेड हो रहा होगा, ठीक है, खेती हो रही होगी, तो बाकी चीज़ों पर टैक्स क्यों नहीं लगेगा, सिर्फ फॉरेन ट्रेड पर टैक्स क्यों लगेगा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर देखिए, एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी सती प्रथा का एब्सेंस जो है वो इस एरा का रिमार्केबल फीचर था। देखिए ये गलत है दोस्तों।
संगम लिटरेचर और संगम कल्चर वैसे तो काफ़ी रिच है, पर ये कल्चर भी सती प्रथा से पूर्ण रूप से बचा हुआ नहीं था दोस्तों। यहाँ भी सती प्रथा हम लोग को देखने के लिए मिलती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी वन ओनली। तो वन ओनली ए में है। संगम काल में सती प्रथा होती थी, बस आप ये याद रखिए। चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए दोस्तों। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, एकदम तेजी से पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद नहीं रखना है, पर इसको पढ़िए जरूर। देखिए ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द संगम एरिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। संगम एरा से रिलेटेड कुछ पेयर्स दिए गए हैं, जैसे कुरिंजी। कुरिंजी का क्या अर्थ है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ द संगम एज। अच्छा, नाडुकल, नाडुकल का मतलब दिया गया है चीफ, नाडुकल का चीफ डाइटी मुर्गन थे। अच्छा, एट्टू टोगई, एट्टू टोगई का मतलब दिया गया है कि 8 एंथोलॉजीज ऑफ द संगम एरा। देखिए थर्ड तो बिल्कुल सही है, एट्टू टोगई मतलब 8 एंथोलॉजीज ऑफ द संगम एरा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए नाडुकल का क्या मतलब है। नाडुकल बेसिकली बोलते हैं हम लोग हीरो स्टोन को। जब कोई हीरो युद्ध लड़ते लड़ते मर जाता था तो उसको दफनाते थे और उसके ऊपर कुछ पत्थर वगैरह रख देते थे, जो ये ऐसा ही पहले मेगालिथ ब्यूरियल में भी होता था। संगम काल में इसी को हम लोग नाडुकल बोलते हैं। नाडुकल मतलब हीरो स्टोन, ठीक है। तो इसको काट दीजिए। अब आता है कुरिंजी। कुरिंजी का क्या अर्थ है, तो कुरिंजी के बारे में कहा गया कि कुरिंजी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। तो कुरिंजी जो है एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है संगम एज का, कुरिंजी है फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, या फिर हिली लैंड। हिल पे, फॉरेस्ट पे, माउंटेन पे जो लैंड होती थी उसको कुरिंजी बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो खैर ये सब आपको याद रखने में तकलीफ होगी, मैं आपको यहाँ पर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कुरिंजी का मतलब है हिल या फिर फॉरेस्ट का लैंड, ठीक है। नाडुकल तो हीरो स्टोन हो गया, एट्टूटोगई ये सही, ये दोनों ये सही है, ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ लैंड बता दूं दोस्तों, जो कि खैर यहाँ राइट स्टेटमेंट हो जाएगा 3 ओनली, तो इसको मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ये में स्लाइड में आपको मैं कुछ लैंड्स के टाइप बताऊंगा। यहाँ आ जाइए, देखिए लैंड के टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। मुल्लई, मुल्लई लैंड टाइप है। मुल्लई पास्टोरल लैंड को बोलते थे, मुल्लई, ठीक है। मुल्लई मतलब पास्टोरल लैंड। फिर मरूदम, मरूदम मतलब हो गया एग्रीकल्चरल लैंड, मरूदम मतलब हो गया एग्रीकल्चरल लैंड। फिर नेडाल, नेडाल मतलब हो गया कोस्टल लैंड, नेडाल मतलब कोस्टल लैंड। और पलाई, पलाई मतलब डेजर्ट लैंड। टोटल 5 टाइप के लैंड थे, ठीक है। और एक हो गया कुरिंजी, ठीक है। कुरिंजी मतलब हो गया हिल लैंड, हिल या फिर फॉरेस्ट लैंड। 5 टाइप के लैंड थे संगम लिटरेचर में, ये याद रखिए आप पहले तो। फिर अगर इसको भी याद रख सकते हैं कि कुरिंजी क्या था, हिल लैंड और फॉरेस्ट लैंड। मुल्लई क्या था, पास्टोरल लैंड। मरूदम क्या था, एग्रीकल्चरल लैंड। नेडाल क्या था, कोस्टल लैंड। और पलाई क्या था, डेजर्ट लैंड। और इन लैंड पे रहने वाले लोगों का ना डाइटी भी, मतलब जो जिनकी वो पूजा करते थे वो लोग भी अलग अलग थे, बस ये याद रखिए। बाकी किसके कौन डाइटी थे ये आप याद मत रखिए, याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो याद रखिए कुरिंजी मतलब हिल या फॉरेस्ट लैंड, मुल्लाई पास्टोरल लैंड, मरूदम एग्रीकल्चरल लैंड, नेडाल मतलब कोस्टल लैंड और पलाई मतलब डेजर्ट लैंड। इतना आप लोग याद रखिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एट्टू टोगई क्या है, 8 एंथोलॉजीज ऑफ द संगम एरा, ठीक है। 8 कुछ पोएट्री थी संगम एरा की, उसका नाम दिया है, ये याद रखना आपको जरूरी नहीं है।
अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया, संगम लिटरेचर के कुछ टेक्स्ट है, जैसे शिलापदिक्रम। शिलापदिक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कोवलन, कन्नगी और माधवी के बीच का लव स्टोरी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तिरुकुलर, तिरुकुलर तिरुवल्लुवर ने लिखी थी और उसमें ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, फिलॉसफी की बातें की गई है। ये तिरुकुलर ये हो जाएगा, तिरुकुलर डील्स विथ फिलॉसफी एंड वाइज मैक्सिम्स, ठीक है। और ये हटा दीजिए, तो ये तो गलत ही हो गया एक तरीके से, तिरुकुलर डिस्क्राइब द, ये गलत है। अब देखिए, डिस्क्राइब्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पंड्या कंट्री, ये है मदुरई कांजी। आपको पता होगा कि जो पांड्या रूलर्स थे उनका कैपिटल था मदुरई। तो मदुरई कांजी किससे रिलेटेड हो जाएगा? मदुरई कांजी रिलेटेड हो जाएगा पंड्या कंट्री से। तो ये दोनों जो है मिसमैच किया हुआ है दोस्तों, तो इसको काट दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तिरुकुलर को पढ़ लीजिए इसके साथ, तिरुकुलर डील्स विथ फिलॉसफी एंड वाइज मैक्सिम्स, और मदुरई कांजी को इसके साथ पढ़ लीजिए, मदुरई कांजी डिस्क्राइब्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पांड्या कंट्री। खैर ये दोनों गलत हैं, करेक्ट इसमें क्या है, सिर्फ वन, तो वन ओनली हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़िए दोस्तों। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पर हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू संगम एरा, संगम एरा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। कमोडिटीज फ्रॉम द तमिल किंगडम्स वेर इन हाई डिमांड इन फॉरेन मार्केट्स। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि उस टाइम फॉरेन ट्रेड खूब होता था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड खूब होता था, इसीलिए हम लोग हमारे पास रोमन क्वाइंस वगैरह भी संगम एरा में पाए गए हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, वणिगार्स वेर एग्रीकल्चरिस्ट वेर एज द वेल्लाज कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये गलत है दोस्तों, ये एक्चुअली क्रॉस किया हुआ है। वणिक, वणिगार सोचिए ना, हिंदी वर्ड है ना वणिक, उससे मिलता जुलता भी है। वणिक का मतलब क्या होता है? बनिया, जो कि ट्रेड करता है, व्यापार करता है। तो वनिगार्स हो जाएंगे ट्रेड एंड कॉमर्स वाले, और वेल्लाज हो जाएंगे एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये गलत है, एक्चुअली मिसमैच किया हुआ है। वनिगार्स हो जाएंगे ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले लोग, और वेल्लाज हो जाएंगे एग्रीकल्चरिस्ट लोग। खैर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। फिर देखिए, वालंगाई एंड इदंगाइल वेर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन इन चोला रूल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों आपका बेसिकली गलत है, कि वालंगाई और इदंगल जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रेडर नहीं, ये टाइप्स ऑफ कास्ट है। वालंगई और इदंगल क्या है? ये संगम टाइम के ये दो कास्ट हैं, टू कास्ट। जैसे नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब है, वैसे ही चोल रूलर के दौरान दो कास्ट थे, वालंगई और इदंगल, इदंगाई, वालंगाई और इदंगाई, ठीक है। तो ये थर्ड भी गलत है और आपका सेकेंड भी गलत है, सिर्फ फर्स्ट सही है दोस्तों। तो 20 का ए मार दीजिए, वन ओनली। आइए आते हैं 21 क्वेश्चन पर। ये मैंने आपको ऊपर बताया था लैंड के बारे में, तो वही यहाँ पर भी दिया हुआ है। लैंड टाइप दिया है मरुदम। मरुदम में रहने वाले लोगों का मेन काम क्या था? एग्रीकल्चर है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मरुदम का मतलब होता था एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। फिर दिया हुआ है पलाई। पलाई लैंड टाइप में रहने वाले लोग जो है मेनली क्या करते थे? रॉबरी करते थे। तो देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और मुल्लाई, मुल्लाई लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग था। तो दोस्तों देखिए, मुल्लाई लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग नहीं था, मुल्लाई लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग, ठीक है। वो लोग जानवर पालते थे, मुलाई लोग क्या करते थे? कैटल रियरिंग करते थे, ठीक है। बाकी मरुदम लोग खेती करते थे, और पलाई लोग मेनली रॉबरी करते थे, ठीक है। उनके ज़मीन में कुछ होता ही नहीं था, तो लोग क्या करेंगे? वो लोग फिर रॉबरी ही करेंगे। तो
1 एंड 2 ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। देखिए पलाई क्या था, डेजर्ट था, तो डेजर्ट के लोग क्या करेंगे, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो वो लोग रॉबरी ही करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द संगम एज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म अरासार एंड अंथनार। अरासार और अंथनार जो है वो बेसिकली आपके कास्ट हैं, कास्ट हैं। देखिए टोटल जो है आपका संगम एज में 4 कास्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें से एक हो गया अरासार, एक हो गया अंथनार, ठीक है, एक हो गया आपका वेल्लालाज, वेल्लालाज, और एक हो गया वणिगार्स। तो देखिए वेल्लालाज तो किसान हो गए, वणिगार्स हो गए आपके बनिए जो ट्रेडिंग करते हैं, और अरासार और अंथनार हो गए आपके रूलर्स टाइप के, जिसमें से कि एक तो रूलिंग क्लास हो गया जिसको कि अरासार बोलेंगे, अरासार हो गया रूलिंग क्लास, जैसे इधर का नॉर्थ इंडिया का क्षत्रिय मान लीजिए, और अंथनार हो गए बाकी और ऑफिसर्स वगैरह, मान लीजिए इसको प्रीस्ट मान लीजिए। ठीक है, तो अरासार हो गया रूलिंग क्लास, अंथनार हो गया प्रिस्टली क्लास मानना है दोस्तों, और वेल्लालाज हो गए किसान, और वणिगार्स हो गए बनिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए वेरियस कास्ट विथ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अरासार और अंथनार हो जाएंगे वेरियस कास्ट विथ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। टोटल 4 कास्ट हैं, अरासार, अंथनार, वेल्लालाज और वणिगार्स। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों आप लोग। चलते हैं 23rd क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू संगम एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पीरियड वॉज नोन फॉर इट्स लिबरल वैल्यूज विथ वीमेन अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स। देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वीमेन को अपना लाइफ पार्टनर चूज करना अलाउड था। ठीक है, फिर देखिए वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द पीरियड वॉज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। देखिए कंप्लीट एब्सेंस नहीं था सती प्रैक्टिस का, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि सती प्रथा होती थी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर देखिए करपू और चेस्ट लाइफ वॉज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ वीमेन, यानी कि मतलब शुद्धता जो है, यानी कि आप शादी होने तक किसी मेल के साथ आप सेक्स नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वीमेन के कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती थी। इंडियन कल्चर में जनरली ऐसा, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट भी है और ये सही भी है। ठीक है, यानी ये संगम काल में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट है 2 ओनली। संगम काल में सती प्रथा होती थी, ये आप याद रखिए दोस्तों, सती प्रथा होती थी। हालांकि महिलाओं को अपना पति चूज करने की इजाज़त थी। ठीक है, यानी कि उनको किससे शादी करना है ये इतनी इजाज़त थी, पर अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर विडो की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब भयावह स्थिति थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, राइट ऑप्शन विल बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए। 24th क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कॉमोडिटीज, कॉटन, फैब्रिक, स्पाइसेस, आइवरी प्रोडक्ट्स, हॉर्सेस, स्वीट वाइन, प्रीशियस स्टोन्स। अब इसमें कह रहा है कि संगम एज से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, माने ये एक्सपोर्ट के आइटम क्या क्या है इनमें से। तो दोस्तों देखिए घोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता था, घोड़ा इंपोर्ट होता था, और उसी तरह से स्वीट वाइन भी एक्सपोर्ट नहीं होता था, इंपोर्ट होता था। 4th और 5th हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से काफ़ी होता था, संगम टाइम से भी होता था।
मसालों का एक्सपोर्ट इसी कारण से तो विदेशी लोग आ गए इंडिया पे अपना दबदबा जमाने के लिए। आइवरी यानी हाथी दांत का जो प्रोडक्ट होता था वो। और प्रीसियस स्टोन्स, आपको पता ही है कि समुद्र के किनारे तो काफ़ी सारे मूंगा और तरह तरह के पत्थर मिलते ही हैं, तो उनका एक्सपोर्ट भी होता था। ठीक है, तो 4 और 5 को हटा करके बाकी सारा सही है। 1 2 3 एंड 6 ओनली, यानी राइट ऑप्शन विल बी बी। इसको आप लोग पढ़िए दोस्तों, इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब 25th क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 25th क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेट सिटीज ऑफ द मॉडर्न टाइम्स वेर मेनली बिल्ट ऑफ वुड इंस्टेड ऑफ स्टोन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुम्हरार में मॉडर्न कैपिटल था, वहाँ पर जो महल बना हुआ है वो भी पूरा लकड़ी का बना हुआ था, तो इसीलिए वो महल पूरा गायब हो गया। बस उसके बेस में कुछ पत्थर की चीज़ें थी, तो वो तो दिखाई देता है, लेकिन ऊपर ऊपर से पूरा महल गायब है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड देखिए, वुड वॉज यूज बिकॉज इट वॉज मच ईजियर टू कार्व देन स्टोन। ये सही है पार्ट, मच ईजियर टू कार्व देन स्टोन। एंड द मॉरियन क्राफ्ट्समैन वेर नॉट स्किल्ड इन स्टोन वर्क। देख दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि अशोकन पिलर्स जो हैं वो स्टोन वर्क ही हैं, और उसको किसने कार्व किया है? मॉडर्न क्राफ्ट्समैन ने ही कार्व किया है। तो जो मॉडर्न क्राफ्ट्समैन उतने बड़े बड़े स्टोन पिलर्स को कार्व कर सकते हैं, तो वो लोग घर क्यों नहीं बना सकते हैं इसका पत्थर का? अब देखिए, वुड क्यों प्रेफर होता था, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया था, यानी वो मगध रूल वाला पार्ट है, वहाँ पर लकड़ी तो इजीली अवेलेबल थी, बट उस तरह के पत्थर इजीली अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। बट ये कारण नहीं है कि क्राफ्ट्समैन वैसे थे ही नहीं जो कि पत्थर से कुछ बना पाए, क्योंकि पत्थर से बनाने वाले क्राफ्ट्समैन तो थे, तभी तो मॉडर्न पिलर्स जो अशोकन पिलर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सेकेंड रीजन वाला स्टेटमेंट, ये रीजन पार्ट ही गलत है दोस्तों, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये हो जाएगा सी। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस इस साल से आने लगे हैं, तो आपको असर्शन रीजन पर काम करना होगा। चलिए इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following statements is are correct regarding the Allahabad pillar inscription? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। किसके कौन से कोर्ट पोएट थे? हरिसेन थे कोर्ट पोएट। किस लैंग्वेज में लिखी गई? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, इट प्रूव्स दैट द कैरेक्टर ऑफ समुद्रगुप्त वाज लाइक दैट ऑफ अशोका। दोस्तों ये गलत है। अशोका ने तो क्या किया था? युद्ध को ही छोड़ दिया था। अशोका ने युद्ध को छोड़ ही दिया था, बट समुद्रगुप्त तो बहुत बड़े विजेता थे। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है, हालांकि नेपोलियन को वेस्ट का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, ये तो गलत मतलब ये तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता था इंडिया का? क्योंकि ये इतने बड़े योद्धा थे। लेकिन अशोक ने क्या किया? अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड सही है। 26 का ए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ रिलेटेड ओनली टू समुद्रगुप्त। दोस्तों देखिए, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, बट ओनली समुद्रगुप्त से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो बेसिकली पहले अशोकन पिलर थी, और अशोकन पिलर के ऊपर समुद्रगुप्त ने लिखवा दिया। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन सिर्फ समुद्रगुप्त से रिलेटेड नहीं है, ये समुद्रगुप्त के साथ साथ अशोका से भी रिलेटेड है। तो ये ओनली वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, इसलिए हम लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। तो फर्स्ट गलत हो गया और थर्ड भी गलत हो गया, तो ओनली टू इसका, यानी कि ये
सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह की गलती आप लोग नहीं करेंगे। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, राइट आंसर तक पहुंचने के बाद एक बार फिर से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको एकदम अपना आंसर्स मतलब अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। दोस्तों इस बार का प्रीलिम्स पेपर बहुत टफ था। मैं बस आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैं ऐसे जनरली साइड की बातें आपसे शेयर करता नहीं हूँ, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। बट इस बार का प्रीलिम्स काफ़ी टफ था और मैंने लगभग 60 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे। ये 2023 वाला पेपर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैंने लगभग 100 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए। मैंने 2-3 जगह से मिलाया तो मैक्सिमम जगह में मेरे 100 से ऊपर ही मार्क्स आ रहे हैं। तो 100 से ऊपर मार्क्स आने का एक कारण है हाई एक्यूरेसी। और हाई एक्यूरेसी के लिए ज़रूरत है कि आप जब भी राइट आंसर मार लें, आप समझ जाए कि हाँ ए ही होगा इसका आंसर या बी ही होगा। उसके बाद एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को और सारे ऑप्शंस को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी आंसर मारने के बाद भी एक बार जल्दी जल्दी से सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। जैसे अभी मैं ऑप्शन ए मार दिया था यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने तुरंत से इस स्टेटमेंट को देखा और यहाँ ओनली लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया, ठीक है। जनरली पहले भी मुझे दिखाई दिया था, बट एक बार में आदमी वो चीज़ नहीं देख पाता है। दोबारा पढ़ने पर कई सारी नई चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उसी क्वेश्चन में। और इस कारण से ये ओनली के कारण ये स्टेटमेंट आपको गलत हो गया दोस्तों। और फिर राइट आंसर हो गया सी, 2 ओनली। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप सही आंसर तक पहुंच जाइए, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। और इसी कारण से आपका रीडिंग स्पीड जो है बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। तो खैर फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 ओनली। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। अब आइए आते हैं 27th क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बृहत संहिता लिखी है वराह मिहिर ने, ये बिल्कुल सही है। बृहत संहिता, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका, ये तीनों बुक वराह मिहिर ने लिखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए अष्टांग संग्रह बाण भट्ट ने लिखी है। देखिए बहुत बड़ा क्या क्वेश्चन दिया है। अष्टांग संग्रह एक मेडिकल साइंस की बुक है और जिसको लिखी है वाघ भट्ट ने। अब किसी ने अगर ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ी होगी तो वाघ भट्ट और बाण भट्ट में कंफ्यूज हो जाएगा। बाण भट्ट ने बुक लिखी है हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र लिखी है। और उसके अलावा बुक लिखी है कादम्बरी। लेकिन बाण भट्ट ने अष्टांग संग्रह नहीं लिखे। और काव्य आदर्श दंडी ने लिखे, तो ये सही है। दंडी ने काव्य आदर्श लिखे और उसके अलावा 10 कुमार चरित्र भी लिखे, 10 कुमार चरित्र भी लिखे। तो चलिए देखते हैं। बृहत संहिता, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर ने लिखी है। अष्टांग संग्रह बाण भट्ट ने नहीं लिखी, वाघ भट्ट ने लिखी है, वाघ भट्ट। और बाण भट्ट ने लिखे हर्षचरित्र, ठीक है, और कादम्बरी, ठीक है। काव्य आदर्श दंडी ने लिखे, बिल्कुल सही। और दंडी ने एक और बुक लिखी है 10 कुमार चरित्र। तो इसमें से आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सी, 1 और 3 ओनली। बाकी आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ रूलर का नाम दिया हुआ है और उसने किस क्षेत्र को रूल किया वो दिया हुआ है दोस्तों। जिसमें पहला है पुष्यभूति। तो पुष्यभूति के साथ लिखा हुआ है तंजावुर। देखिए दोस्तों पुष्यभूति जो है वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर था। अब अगेन मैंने आपको बताया कि जो जो डायनेस्टी है ना उसके फाउंडर्स के नाम आप लिख लीजिए, क्योंकि फाउंडर्स को कंफ्यूज नहीं करना है उसके फेमस रूलर से। वर्धन डायनेस्टी के फेमस रूलर थे हर्षवर्धन, बट इसके फाउंडर थे पुष्यभूति। फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति थे। और पुष्यभूति, हर्षवर्धन, इन लोगों ने कौन सा एरिया को रूल किया? तो थानेश्वर, कन्नौज, ये सब एरिया को रूल किया। कन्नौज, थानेश्वर, ठीक है। तो पहला तो गलत है। पुष्यभूति कहाँ? वर्धन डायनेस्टी के। तंजावुर कहाँ? सीधा साउथ इंडिया में। तो ये तो गलत ही हो गया, तो इसको काट दीजिए। फिर आइए
पालाज, पालाज ने पाटलिपुत्र, हाँ तो ये सही है, पालाज ने बिहार बंगाल इसी एरिया को रूल किया, तो ये सही है। फिर राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा साउथ का रूलर, कहाँ, थानेश्वर, इसको पहुंचा दिए आप नॉर्थ में, थानेश्वर है हरियाणा में। तो राष्ट्रकूटा किंग दंते दुर्गा ये लोग कहाँ से रूल कर रहे थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र इस एरिया में से रूल कर रहे थे। तो ये थर्ड भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्यभूति, ये वाला गलत है, राष्ट्रकूटा ये वाला गलत है, पालास पाटलिपुत्रा ये गलत, ये सही है, ठीक है। तो 2 ओनली इसका मार दीजिए राइट आंसर, और इसके एक्सप्लेनेशन को अभी पढ़ लीजिए। चलिए 29th क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पाला रूलर्स, दे वेर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड हिंदू रिलीजन। अच्छा, तो अगर ऐसा होता दोस्तों, अगर ग्रेट पैटर्न वो हिंदू रिलीजन के होते हैं, तो पाला रूल के टाइम में बुद्धिज्म कैसे फ्लरिश करता है इतना ज़्यादा। आपको पता है कि जो वज्रयान बुद्धिज्म है वो पाला रूल के टाइम में फ्लरिश किया है, ठीक है। तो हालांकि वो टॉलरेंट थे हिंदू रिलीजन के प्रति, बट वो लोग ग्रेट पैटर्न हिंदू रिलीजन के नहीं थे, ग्रेट पैटर्न थे वो लोग बुद्धिज्म के। इसी कारण से उन लोगों ने नालंदा और विक्रमशिला आदि यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। फिर देखिए, पाला एम्पायर वाज, पाला एम्पायर्स वेर डिवाइडेड इनटू भुक्ति प्रोविंसेस एंड मंडल और विषय यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो पाला रूल था वो डिवाइडेड था, मतलब उनको सबसे पहले तो यानी राज्यों में जो बांटा गया था उसको भुक्ति बोलते थे, फिर राज्यों को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था जिसको कि मंडल बोलते थे या फिर विषय विषय बोलते थे, ठीक है। तो राज्य को बांटा गया पहले भुक्ति में, और फिर भुक्ति को बांटा गया मंडल और विषय में। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, 29 का बी। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए आते हैं 30th क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन द टर्म्स भाग, हिरण्य और बलि ये किससे रिलेटेड है। अब दोस्तों देखिए, भाग आपको पता ही है ये एक टाइप का टैक्स होता था पहले भी, बलि भी एक टाइप का टैक्स ही था पहले भी, हिरण्य जो है ये एक नया टाइप का टैक्स आ गया, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, टैक्स ही है। भाग और बलि तो आपका लगभग वैदिक टाइम से ही चले आ रहे हैं, और हिरण्य जो है एक नया टैक्स हो गया हर्षवर्धन के रूल के अंदर। तो ये तीनों क्या है, भाग, हिरण्य और बलि, कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी और मत देखिए, कुछ भी और मत देखिए, सिर्फ सीधे मार दीजिए काइंड ऑफ टैक्स, 30 का सी। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा एमसीक्यू सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने ना सिर्फ मेरे साथ एमसीक्यू को सॉल्व किया, बट जो साइड के इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किए वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, एंड एक्चुअली इनफैक्ट वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप बस इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। और अभी एक बार आप इसको कर लीजिए, और एक बार प्रीलिम्स के पहले इस सेशन को पूरा अभी तो ध्यान से देखिए, और प्रीलिम्स के पहले पहले इसको एक बार 1.5 या 1.75 की स्पीड में फिर से इसको वो सुनते चले जाइएगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा दोस्तों ये 2024 प्रीलिम्स निकालने में, क्योंकि मैं इतने एफर्ट पुट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका प्रीलिम्स ना फंसे, ठीक है। उसके आगे देखेंगे कि मेंस के लिए क्या करना है, बट सीरियस स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए मैं ये एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। आप कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और अपने सीरियस स्टूडेंट्स के साथ, सीरियस दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप सभी का चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।